ये जो चैप्टर हम सीखने जा रहे हैं ये बेसिकली लेजर सिखाता है, चैप्टर 3। ठीक है, इसमें एक आधा पेज, पूरा भी नहीं, आधा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा समझने के लिए टेक्निकल है, बाकी सब आसान है। ठीक है, बहुत इजी सा है, वो सारा बाकी पढ़ा हुआ है हमने। लेजर्स, जब आप जर्नल या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कंप्लीट करते हो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, या अगर सादा अल्फाज में आपसे कहूं कि जो अब हम जर्नल बनाते थे, जर्नल बनाने के बाद हमने सारी एंट्रीज कहां ले जाते थे, लेजर्स के अंदर। और बनाने का एक तरीका भी होता था खास, कि डेबिट साइड पर लिखते थे बट रेफरेंस क्रेडिट वाला देते थे, और क्रेडिट साइड पर जो लिखते थे रेफरेंस डेबिट वाला देते थे। और जब आप जर्नल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या जर्नल से एंट्रीज लेजर्स में पोस्ट कर रहे होते हो, इस प्रोसीजर को पोस्टिंग बोलते हैं। ये पेपर में सवाल आया हुआ है, पोस्टिंग। जब हम, अब पेपर में सवाल कैसे एमसीक्यूज बन जाता है कि जी लेजर से जो बैलेंस हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसको पोस्टिंग कहते हैं, तो गलत है ये। तो पोस्टिंग किसे कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर में जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ये जर्नल से लेजर में जो ट्रांसफर कर रहे थे, उसे पोस्टिंग कहते हैं। और आपको पता है हर लेजर एक इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, सबका एक इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। और वो इंडिविजुअल अकाउंट जो बनता है वो दो टाइप का बनता है। एक को हम कहते हैं टी अकाउंट फॉर्म, एक को क्या बोलते हैं, टी अकाउंट फॉर्म, और दूसरा है रनिंग बैलेंस फॉर्म। टी अकाउंट फॉर्म, रनिंग बैलेंस फॉर्म। ठीक होगी बात। अब टी अकाउंट फॉर्म में क्या करते हैं, टी अकाउंट के अंदर हम कुछ इस तरह से काम करते हैं। लेजर बनाया जाता है, इसकी जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और जो इसकी राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। फिर हम कोई भी पोस्टिंग करते वक्त जो डेबिट नेचर की चीज होती है वो डेबिट साइड पर लिखते हैं विद द रेफरेंस ऑफ क्रेडिट, और जो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं विद द रेफरेंस ऑफ डेबिट एंट्री। फिर जब इसके वो अकाउंट क्लोज करते हैं, तो अकाउंट क्लोज करने का तरीका भला क्या होता है, सबसे पहले बड़ी साइड का टोटल करते हैं, लेजर जैसे नॉर्मल बनाते हैं, बड़ी साइड का टोटल पहले, दोनों साइड पे बराबर टोटल। फिर जो डिफरेंस है वो किस तरह से फिल करते हैं, कैरी डाउन के नाम से। आपको पता है जो पिछले साल का कैरी डाउन होता है ना, वो अगले साल का ब्रॉड डाउन होता है। और हमेशा लिखा किस साइड पर जाता है, यहां पर ब्रॉड डाउन। जो पिछले साल का कैरी डाउन होता है वो अगले साल का ब्रॉड डाउन होता है, और लिखा किस साइड पर जाता है, डायगोनली मूव करता है। पता है इसे डायगोनल बोलते हैं इस लाइन। अगर कैरी डाउन यहां पर आ जाता तो वो इसको ब्रॉड डाउन के नाम से यहां पे डायगोनली मूव करता है जो कैरी डाउन होता है। अच्छा, ये क्रेडिट वाला डेबिट साइड पर क्यों आता है? ये जो 500 है ना, ये बेसिकली है ही डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट है ही नहीं। आप मुझे बताएं, जब हमने बड़ी साइड का टोटल किया था तो कौन सी बड़ी साइड आई थी, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड बड़ी आई थी। हमने डिफरेंस 500 से लिखा था, तो जो साइड बड़ी आती है जब माइनस करेंगे तो आंसर वो आएगा जो बड़ा होता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक कुछ वैल्यूज लिख कर देता हूं। हमारे पास यहां पर 300 है, यहां पर 200 है, यहां पर 100 है, यहां पर 150 है, यहां पर 250 है। अब मुझे बताओ, हमने इसको क्लोज करना है, कैसे करेंगे? किसका टोटल पहले करेंगे? फिजा।
किस साइड का टोटल पहले हो रहा है? बड़ी साइड का टोटल पहले कितना आ गया? दोनों साइड पर सेम टोटल। इस साइड पर क्या लिखेंगे? कैरिड ऑन। कितना कैरिड ऑन आ रहा है? 200। तो ये जो कैरिड ऑन है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, मुझे ये बताओ कि डेबिट कितना था? 600। क्रेडिट कितना था? 400। जब हम नेट करेंगे तो 200 बचेगा। तो डेबिट बचेगा या क्रेडिट बचेगा? तो भाई प्लस माइनस के रूल वाला, जो वैल्यू बड़ी होती है वही बचता है। तो हम फिर इस साइड क्रेडिट साइड पर लिखते क्यों है? इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बस, ताकि दोनों साइड पर 600 पूरा हो जाए। तो जिस साइड पर कैरिड ऑन पड़ा होता है उसकी नेचर हमेशा अपोजिट होती है। सिर्फ कैरिड ऑन की अपोजिट नेचर होती है, और जिंदगी में किसी की अपोजिट नेचर नहीं होती। ब्रॉड ऑन जो होता है वो डेबिट है तो डेबिट ही है, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही है। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड पर है वो डेबिट है, क्रेडिट साइड पर वो। अब मुझे बताओ, इस 200 को जब मैं ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा तो किस साइड पर लिखूंगा? पता है? तो हर कैरिड ऑन को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, तो जो क्रेडिट साइड पर उसे डेबिट साइड पर क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो बैलेंस ही डेबिट होता है। यहां पर सही नहीं लिखा हुआ, यहां पर अपोजिट नेचर लिखी हुई है। बाकी हर जगह ये जिधर भी जाता है अपने नेचर के हिसाब से जाता है। तो कैरिड ऑन जब भी किसी चीज का पड़ा होगा ना क्लोजिंग लेजर के अंदर, तो याद रखें जिस साइड पर पड़ा होगा उसकी नेचर अपोजिट होगी। तो 200 अगर आपसे कोई पूछे कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये बात समझ लगी? एक और बात इसमें मुझे बताएं कि टी अकाउंट में आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कैरिड ऑन का पता चलता है, बैलेंस का पता चलता है, या हर ट्रांजैक्शन के बाद पता चल सकता है? मतलब जब टी अकाउंट हम बनाते हैं, सारी ट्रांजैक्शन फेल करने के बाद ही हम कैरिड ऑन निकालते हैं, या हर ट्रांजैक्शन के बाद ना आ रहा होता है? सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं उसके बाद। तो ये बैलेंस अपडेटेड या फाउंड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। वो टाइम महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, साल हो सकता है। और जब भी अकाउंट्स क्लोज करेंगे ना, उस वक्त सब लेजर से कैरिड ऑन हमारे पास आ जाएंगे, जिसे हम बैलेंस बोलते हैं कि बाकी भी इतना रह गया। ये था टी अकाउंट के बारे में बातें। टी अकाउंट प्रैक्टिकल लाइफ में कम इस्तेमाल होता है, ये स्टडी में इस्तेमाल होता है ज्यादा। यूज्ड इन स्टडी एंड एग्जाम, यूज्ड इन स्टडी and exam, used in study and exam। अब आ जाते हैं रनिंग बैलेंस फॉर्म की तरफ थोड़ा सा। रनिंग बैलेंस फॉर्म क्या चीज है जनाब? रनिंग बैलेंस फॉर्म। अब रनिंग बैलेंस फॉर्म है क्या चीज? सबसे पहले यहां पर हम डेट लिखेंगे, यहां पर पार्टिकुलर लिखेंगे, यहां पर डेबिट लिखेंगे, यहां पर क्रेडिट लिखेंगे, और यहां पर बैलेंस लिखेंगे। ये इसका फॉर्मेट है, इसमें टी नहीं बनाया जाता। सबसे पहले सपोज करते हैं आपके पास कैश पड़ा हुआ है, कैश का लेजर है ये रनिंग फॉर्म में। हमारे पास 126 को हमारे पास ब्रॉड ऑन है जी 5000, और ये क्या पड़ा हुआ है? डेबिट। क्या पड़ा हुआ है? डेबिट। 7 तारीख को 7/25 या 26 आपके पास क्या पैसे आए, तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? कैश आया, कैश सेल से आ गया, तो सेल्स के नाम से कैश डेबिट हो जाएगा 2000 से। तो बताओ आपका बैलेंस पहले ज्यादा हो गया या कम? कितना हो गया? 7000। कितना हो गया?
डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। फिर उसके बाद 10 तारीख को आपने रेंट पे किया, क्या पे किया? रेंट। आपका कैश डेबिट होगा क्रेडिट? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। कितना रेंट पे कर रहे हो भला? 4000 कर दो, बैलेंस 11000 हो गया। डेबिट में क्रेडिट आ गया, ऊपर डेबिट पड़ा हुआ है, क्रेडिट आ गया, तो डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। अब डेबिट है, क्रेडिट आ गया, तो आपके पास कितना बच गया? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। ये वो प्लस माइनस है, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट। बैलेंस डेबिट पड़ा है तो हर डेबिट प्लस होगा, क्रेडिट उसमें माइनस होगा। क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट प्लस होता जाएगा, डेबिट माइनस होता जाएगा। चले और कैश कहीं से ले आते हैं, कहां से ले आए? अकाउंट रिसीवेबल ने पैसे दे दिए, अकाउंट रिसीवेबल ने पैसे दे दिए। कितने दिए? 8000 ले लेते हैं उससे। हाँ जी, कितना हो गया? 11000। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। फिर आपने 20 तारीख को सप्लायर को दे देते हैं, अकाउंट पेएबल के पैसे देने थे वो दे दिए, 5000 दे देते हैं, 12,000। क्या हो जाएगा? ये 6000 डेबिट। अब रनिंग बैलेंस फॉर्म में एक ड्यूटी है, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस पता चल रहा है। क्या ये टी फॉर्म में ऑफर थी? उसमें आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम और इसमें आफ्टर ईच, ये सारे आपके एमसीक्यूज होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमें ना समझ नहीं आती कि पेपर आया कहां से, वो बुक से ही आता है, उसकी किताब को उसकी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिखता है। ठीक होगी बात? तो इसमें नंबर 1 क्या बात है? बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, बैलेंस अपडेटेड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, बैलेंस अपडेटेड आफ्टर नंबर 2, और ये यूज होता है। हाँ जी, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ, बिजनेस, प्रैक्टिकल लाइफ, बिजनेस यूज के अंदर जो हम करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। थोड़ा टाइमली कॉस्टली होता है, इसलिए हम टी फार्म करते हैं। वो सिंपल होता है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। कॉस्टली तो नहीं होता, पर इसमें यही बातें और खत्म। लेजर की टोटल 3 टाइप्स हैं, लेजर की टोटल 3 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं रिसीवेबल लेजर, एक को बोलते हैं पेएबल लेजर, और एक को बोलते हैं जर्नल लेजर। टोटल 3 टाइप्स हैं। और ये भी सवाल में आया हुआ है, कितने टाइप्स हैं? रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर और जर्नल लेजर। रिसीवेबल लेजर से क्या मुराद लेते हैं? मतलब अकाउंट रिसीवेबल, डेटर का लेजर, जिन बंदों से हमने पैसे लेने हैं, जो हमारे रिसीवेबल है, वो हो गया रिसीवेबल लेजर, उनका रिकॉर्ड। और जिनके देने हैं, इसके अलावा सारे के सारे लेजर जर्नल लेजर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं परचेज अकाउंट, कौन सा लेजर है? जर्नल लेजर। सेल अकाउंट, जर्नल लेजर है। डेटर अकाउंट, रिसीवेबल लेजर है। क्रेडिटर अकाउंट, पेएबल लेजर है। स्टेशनरी अकाउंट, जर्नल। रेंट अकाउंट, जर्नल लेजर। तो रिसीवेबल लेजर के कुछ नाम हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसको डेटर अकाउंट भी कहते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट भी कह सकते हैं। इसको ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। और सबसे खतरनाक नाम, इसको सेल्स लेजर भी बोलते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि सेल्स अकाउंट को सेल्स लेजर कहते हैं, नहीं। सेल अकाउंट जर्नल लेजर, सेल्स लेजर रिसीवेबल लेजर है, इसका ये नाम है।
सेल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट नहीं है, सेल्स अकाउंट जनरल लेजर है और सेल्स लेजर रिसीवेबल लेजर को कहते हैं। बिल्कुल परचेज लेजर के भी यही नाम है जी, ये भी लिख लें। फिर इसको क्रेडिटर अकाउंट कह सकते हो, इसको इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट कह सकते हो, इसको ट्रेड पेएबल कह सकते हो, और खतरनाक नाम भी कह सकते हो। अब अक्सर कंफ्यूजन कहां पर होती है, अक्सर लोग समझते हैं परचेज अकाउंट परचेज लेजर एक ही चीज है, गलत। परचेज अकाउंट वाला कौन सा लेजर है? परचेज अकाउंट जनरल लेजर है, और परचेज लेजर कौन सा है? पेएबल लेजर। उसके बाद जनरल लेजर के नाम देख लें, ये कौन कौन से होते हैं। इसे नॉमिनल लेजर बोलते हैं, या इसको मेन लेजर बोलते हैं, और इसको जनरल लेजर भी बोलते हैं। ये आपके कोई 1.5 पेज कवर हुआ है, 1.5 नहीं 1.25 पेज। इसको एक दफा मैं ओके कर दूं, फिर आगे चलते हैं। सॉर्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पोस्टेड टू, कहता है जब वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बन जाएगी फिर उसको किस पे ले आएंगे? लेजर के अंदर। फिर लेजर के बाद किधर चला जाएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर अकाउंट्स आर केप्ट इन अ लेजर, अकाउंट्स आर केप्ट इन मतलब सारे अकाउंट्स लेजर में बनेंगे, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। इसमें से 2 लेजर के स्पेसिफिक नाम है, रिसीवेबल पेएबल, बाकी 7 का नाम क्या है? जनरल लेजर। अगर आपसे पूछूं कि कैपिटल अकाउंट कौन सा लेजर है? जनरल लेजर। अ लेजर इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स, अ लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स। जैसे सारे डेटर्स रिसीवेबल लेजर, सारे क्रेडिटर्स पेएबल लेजर, बाकी सारे जनरल लेजर। तो क्या लिखा हुआ है? अ लेजर इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स, सारे डेटर्स, सारे क्रेडिटर्स और बाकी सारे। तो 3 ही कैटेगरीज बनाई। एक चौथी कैटेगरी भी है, कैश बुक। कैश जनरल लेजर में नहीं आता। कैश या बैंक जनरल लेजर में, अगर कैश अकाउंट की बात करो या बैंक अकाउंट की बात करो तो वो किस में आएगा? कैश बुक के अंदर। तो टोटल 4 चीजें। आगे चलते हैं। द 2 मोस्ट कॉमन फॉर्मेट, आप खुद भी बता दो। टी अकाउंट, रनिंग बैलेंस। द प्रोसेस क्लासिफाइंग अमाउंट फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री टू लेजर इज नोन एज। अब टी अकाउंट के बारे में उसने जो बयान फरमाया है वो देख ले। A simplified form of an account and widely used in study, exam and workings. Debit transactions are posted on left side with the reference of credit entry. ऐसा ही है, और यहां पर लिख लेते हैं कैश टू सेल। कैश की किस कैश, अगर मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं तो यहां पर 200 लिखा हुआ है, तो कैश की डेबिट साइड पर लिखूंगा किस नाम से? सेल के नाम से। यही बात उसने लिखी हुई है। कहता है डेबिट ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड लेफ्ट साइड विद रेफरेंस टू द, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्टेड एट राइट साइड विद द रेफरेंस ऑफ डेबिट एंट्री। फिर वंस द ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड हैव बीन रिकॉर्डेड, कहता है जब सारी ट्रांजैक्शन लेजर के अंदर लिख लेंगे, it will be necessary to find balance on the ledger। फिर उसका हमने कैरी डाउन फाइंड करना। कैसे? टोटल बोथ साइड्स ऑफ टी अकाउंट, फाइंड द, दोनों का टोटल कर ले और उसमें से देखें बड़ा टोटल किसका। पुट द लार्जर टोटल बॉक्स ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्या कह रहा है कि जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों साइड पे लिख दें। Insert a balancing figure to the side of the T account which does not currently add it up। क्या मतलब है?
और डेबिट और क्रेडिट में जो छोटी अमाउंट होगी, जो थोड़ी अमाउंट होगी, जो अभी ऐड पूरा वो टोटल नहीं कर रही होगी, उसके अंदर अमाउंट लिख दें और उसको क्या बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड। या ये बातें सारी हमने जब लेजर पढ़े थे ना, ये बातें तब भी की थी। कैरी द बैलेंस, उसके बाद डायगनली एंड कॉल इट ब्रॉड फॉरवर्ड। कहता है उसको फिर जब कैरी करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, तो किस तरह से लेकर जाएंगे, मतलब डेबिट पे आया तो उसको क्रेडिट पे ले आएंगे, क्रेडिट पे आया तो उसको डेबिट पे लेकर जाएंगे, और नाम क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन। रनिंग बैलेंस फॉर्म के बारे में उसने ये सवाल भी कहता है, इट इज अल्टरनेटिव ऑफ टी अकाउंट। रनिंग बैलेंस फॉर्म किसका अल्टरनेटिव है, या टी बना लो या रनिंग बैलेंस फॉर्म बना लो। वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस, दिस प्रोवाइड अपडेटेड बैलेंस आफ्टर each transaction. ईच। तीन तरह के लेजर हैं जी, रिसीवेबल, पेएबल और चौथा कहीं छोटा सा लिख लें, ये लेजर नहीं है, बस इतना याद रखना है, सारे रिसीवेबल लेजर, सारे पेएबल लेजर, इसके अलावा जर्नल लेजर, बट कैश और बैंक के अलावा, जहां कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो ना, तो कैश अकाउंट किस में जाएगा, कैश बुक में, बैंक अकाउंट बैंक बुक, कैश बुक में। वो कहता है रिसीवेबल लेजर की डेफिनेशन, इट कंटेन ऑल इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। कैश और बैंक, कैश बुक नहीं बनती, हाँ यही लेजर है, कैश बुक ही उसका लेजर है। To whom we sell inventory on credit in it, it is also called sales ledger, customer ledger। कहता है पेबल लेजर में क्या होता है, सब सप्लायर्स, पेबल लेजर में क्या होगा, सब सप्लायर उधार वाले, और उसको परचेज लेजर या इसके अलावा all other accounts, assets, liabilities, income, expense, capital, drawings, इनको nominal ledger भी बोला जाता है। Receivable ledger, payable ledger are often referred as a subsidiary ledger, while the journal ledger is known as, अच्छा इनको हाँ मेन लेजर भी कहते हैं, यहाँ लिखा हो। अच्छा एक लफ्ज होता है सब्सिडरी लेजर, इसका मतलब क्या, किसी को पता है? ये बात की थी शायद आपको, चलो बता दो। वैसे बदामे बदूमे तो आपने खाई नहीं होगी बचपन में, इसलिए याद दाश्त इतनी अच्छी है नहीं। चलो बताया। सर एक मेन अकाउंट है, उसके बाद नीचे जो है ना सब्सिडी, सही है, उसी के रेफरेंस से होते हैं, उनके जैसे परचेज है तो उसी परचेज की जितनी ट्रांजैक्शन होगी ना, वो यानी कि एक मेन अकाउंट की परचेज अकाउंट के साथ सही। मैंने ये नहीं बताया था, वैसे आप तकरीबन सही बता रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं बताया था मैं। अब हम सेपरेट अलग करके बनाएंगे लेजर, किसी का वो सब्सिडी लेजर अगर इकट्ठा बनाएंगे तो रिसीवेबल या पेएबल। हाँ ये सही होता जा रहा है। अलग अलग बनाएंगे तो सब्सिडरी है, इकट्ठा बनाएंगे तो कंट्रोल अकाउंट है, राइट। चलो इसको और बेहतर करें, निमरा बेहतर करेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने से तो जो लेट ज्वाइन किया था उन्होंने से रिकॉर्डिंग ली थी ना, आप लोगों ने तो फिजिकल क्लासेस ली। पहला के वलियो सब्सिडरी का मतलब होता है सपोज दैट, लेजर तो सब नहीं पढ़े, अगर आपके कोई 6-7, एक तो ना ये टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को ना वो नींद वाली कैफियत, ठीक है, तो इसलिए इस पर कंट्रोल हासिल करना होता है। नींद वाली कैफियत जो हमें आई हुई है ना, वो सिर्फ डिसिप्लिन की कमी की वजह से है, क्योंकि आपके सोने का टाइम, खाने का ये टाइम सही नहीं है। चाहे मैं भी हूँ, टाइमिंग खराब हुई है सारी, होता ये असल जो सोने का टाइम होता है ईशा के बाद, और आजकल के हिसाब से अगर मैं सोने का टाइम बताऊं तो 9, साढ़े 9, हद 10 बजे। 10 बजे से पहले हर हाल में सो जाना चाहिए। आपने काम करना है, आपने पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, तो अब सुबह उठ जाओ, अब 2, 3, 4 बजे उठ जाओ, 2 बजे, 3 बजे। देखिए पढ़ने का टाइम सब उतना ही पढ़ते हैं जितना
आप पढ़ते होंगे, आप रात के सपोज दैट 2 बजे तक पढ़ते, लेकिन कभी ये सोचा है कि शुरू कब किया था? 2 बजे तक तो पढ़ा है, शुरू कब किया था? 12 बजे। कितना टाइम पढ़ा? 2 घंटे। सारा टाइम वेस्ट हो गया। 9 बजे सो जाते। अच्छा, जब 2 बजे सोगे तो जो थोड़े दूर से आते हैं उन्हें 6 बजे उठना पड़ेगा या 5 बजे उठना पड़ेगा। कितने बजे उठते हैं? अच्छा, आप 3 बजे उठते हो, मतलब जल्दी सो जाते हो रात। तो अगर 2 बजे सोने वाला बंदा है, उसे सुबह हर हाल में 6 बजे उठना पड़ेगा। कितने घंटे की नींद उसने ली? 4 घंटे की, और 2 घंटे उसने पढ़ा। अब यही वो 9 बजे सो जाता और 3 बजे उठ जाता, 6 घंटे की नींद। 3 बजे के बाद वो 6 बजे तक पढ़े, 3 घंटे की पढ़ाई, नींद भी ज्यादा 2 घंटे, पढ़ाई भी 1 घंटा ज्यादा। अब हम क्या करते हैं? जाएंगे इधर बैठ उधर बैठ, खाना खा, फिर इधर गप शप कर, फिर जी मुझे पढ़ने दो फलाना टपकाना, फिर 12 11 12 बजे पढ़ने शुरू किया, 2 बजे जी बस सुबह उठना। तो मैं हम वही बनता। अब माहौल बनाने के लिए ना चित्रालो जी की जरूरत है। एक तो ओवरऑल घर की फैमिली है ना, इसलिए मुझे ना यहाँ सिस्टम नहीं पसंद। ये मगरिब की नमाज के बाद पूरा लाहौर बंद हो जाना चाहिए, अपना सारा कुछ हर चीज ने जो खाना कर लीजिए। दिन अल्लाह ने बनाया, रात थोड़ी, रात तो सुकून के लिए अल्लाह ने बनाई। हम फितरत के खालिफ जा रहे हैं ना, इस वजह से हमारे लिए जो टेंशन है ना वो बढ़ती जा रही। ये पूरी की पूरी अंपायर तबाह हो जाती है डिसिप्लिन की ना होने की वजह से। अगर मुगलिया खानदान की तबाही की वजह देखो तो सबसे बड़ी वजह लेट उठना था। मगर एक और भी चीज है, जितने टाइम से सोते थे नींद भी ज्यादा हो जाती है, मतलब अगले दिन भी ज्यादा स्वेट। वो तो शुरू में जब आप लोग करते हो ना प्रैक्टिस, जब आप डिसिप्लिन बना लोगे ना अपनी लाइफ का, फिर मजा आएगा। अच्छा, अब अच्छा इसको हम ना अभी डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। ये जो टेबल है ना पोस्टिंग रूल जो हम कर चुके हैं कि डेबिट साइड पर लिखना है या क्रेडिट साइड पर लिखना है, ये आपका होमवर्क है, सिर्फ इतना सा। ये बस थोड़ा और छोटा कर लेता हूं, मतलब आपके पास तो पेज होगा ना। यस, ये जो पेज का हिस्सा बचा हुआ है ना, ये आपका होमवर्क है जो इंशाल्लाह आपको समझ नहीं लगेगा। हम चलते हैं आगे, जो ताकि मैं, क्योंकि काम एक सवा पेज हमारा, एक छोटा सा पेज और करवा देता हूं जो हमने पढ़ा हुआ, बस वो ट्रायल बैलेंस वाला। ट्रायल बैलेंस के बारे में चीजें कुछ बता देता हूं आपको। बुक से इसलिए मकसद होता है क्योंकि आई क्या बुक से चीजें उठाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स कल का टारगेट है हमारा, आज का टारगेट एक ये पेज है पूरा, ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आप मुझे बताएं ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है? किसी को पता है? अरीब आप बताएं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? सॉरी, लेजर बनाते हैं, और लेजर के जो कैरीड ऑन है वो जाकर लिख देते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं उनके कैरी की, उसे ही ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ये कहां से आते हैं बैलेंस? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर्स। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर्स, उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। जो बैलेंस हम लेजर से लेकर आते हैं उसकी लिस्ट को ही ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। ये पहली, और लिखते क्यों नहीं हो आप उसको? आपको आता है सारा, ये आपको सारा आता है, लिखा करो। मैं ना आपको हिंट लिखवाता हूं, फिर इसको बुक के साथ मैच करते हैं। वो जो हिंट अपने हाथ से लिखोगे ना वो याद रह जाता है। इतने आप जीनियस नहीं हो कि बस सुनोगे तो याद रहेगा, नहीं, लिख लिया करो। उसका ये फायदा होता है, एक आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी, और दूसरा कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। लिखा जरूर करो। तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर्स। नानों की बात। अब आगे चलते हैं इसका नंबर 2, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट
टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा है? तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम एसओसीआई और एसओएफपी बनाते हैं अभी, स्टेटमेंट ऑफ कम, उसके लिए ट्रायल बैलेंस होना जरूरी है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 3, अगर आपका डेबिट क्रेडिट बराबर ना आए तो हमें क्या लगता है कि गलती है, तो इट हेल्प टू चेक अरिथमेटिकल एरर या मैथमेटिकल एरर, इट हेल्प्स टू चेक द अरिथमेटिकल एरर। और अरिथमेटिकल एरर का पता है ना, प्लस माइनस। अरिथमेटिकल एरर कौन से होते हैं, प्लस माइनस। अच्छा, एक इसकी लिमिटेशन भी यहां पर देख लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या है कि इन केस क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो, दोनों साइड्स बराबर हो और फिर भी गलत हो? इज इट पॉसिबल? तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई ऐसी चीज, पूरी ट्रांजैक्शन छोड़ दो, आपका ट्रायल बैलेंस टैली आएगा। दोनों साइड पर सेम गलती कर दो, आपका ट्रायल बैलेंस टैली आएगा। सिर्फ नाम चेंज कर दो, सलमान की जगह सलमा लिख दो, मतलब किसी के और के अकाउंट में गलती कर दो, साइड वही रखो, नाम चेंज कर दो। तो मिसाल के तौर पर आपके 2 कस्टमर हैं, एक का नाम है सलमान, एक का नाम है सलमा। अब सलमा ने पैसे दिए, आपने सलमान के अकाउंट में लिख दिए, या सलमान ने पैसे दिए, आपने सलमा के अकाउंट में लिख दिए। गलती तो हो गई ना, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली है, क्योंकि वो पैसे कैश तो डेबिट कर दिया आपने। तो ये इसकी ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन है कि ट्रायल बैलेंस का, वो कहते हैं मेन मकसद है एरर चेक करना, ताकि अगर वो बराबर ना है तो हमें पता चल जाता है कि एरर नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है बराबर भी आ जाए और एरर भी। तो ये इसकी लिमिटेशन, ठीक होगी बात। इसके सोर्स क्या है, कैसे बनता है ये सोर्स? वो कहते हैं एक रिसीवेबल लेजर सोर्स है, एक पेएबल लेजर सोर्स है, एक जर्नल लेजर सोर्स है और एक कैश बुक सोर्स है। कहते हैं हम जो लेजर से बनाते हैं ना, और ये लेजर के नाम लिख दिए, जर्नल लेजर, रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर, और खत्म हो गई ये कहानी। अब इस पेज को पढ़ लेते हैं, आपकी नजर में क्या क्या, ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले, ट्रायल बैलेंस इज मेमोरेंडम लिस्टिंग ऑल अकाउंट्स बैलेंस एज इंटरनल चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। पहली बात होगी, कहता ये सारे अकाउंट बैलेंस लिखते हैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। किसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है? डबल एंट्री बुक कीपिंग या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की, क्या हमारी एंट्रीज ठीक है या नहीं। इट हैज 2 कॉलम, ये पता है ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम होते हैं, वन इज डेबिट एंड दीज 2 कॉलम शुड बी इक्वल या मे बी इक्वल, शुड बी इक्वल। और ट्रायल बैलेंस दिमाग में ले आओ ना, जनरल एंट्रीज होती थी जर्नल लेजर पे ट्रायल बैलेंस, each other indicating that there is a no error. List of balances, अभी डेफिनेशन पहली आपने क्या लिखी थी, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अब लेजर्स के नाम कौन से होते हैं? रिसीवेबल, पेएबल, कैश बुक, और यही बात लिखी हुई है, कहता है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आर मेड फ्रॉम रिसीवेबल, पेएबल in order to determine total receivable या payable amount of inclusion in the trial balance. Source cash book, receivable, payable, all other journal ledger. Purpose क्या है? It is the starting point of statement of comprehensive income, statement of financial. It's useful means to check the error in accounting system. Error must have occurred if the total debit balance and total credit balance on the ledger accounts are not equal.
कहता अगर ये डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है ना, फिर तो 100% श्योरिटी है कि कोई ना कोई एरर। लिमिटेशन में क्या होगा भला? बराबर भी होगा और एरर भी होगा। ट्रायल बैलेंस इज टेकन टेस्ट ऑफ arithmetical accuracy. If both debit and credit side of trial balance are equal each other, we assume that there is no mistake in the posting of journal entries and subsidiary ledgers in carrying the forward balances in trial balance. कहता है अगर ये बराबर आ जाए तो हम ये assume करते हैं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी ठीक है, वहां से जब लेजर्स बनाए वो भी ठीक है, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में लिखा वो भी ठीक है, कहता पूरा चेन ठीक है। But this assumption is not correct because but should never be taken as conclusive proof of accuracy. कहता है ये 100% ये कंफर्म ना कर देना कि बिल्कुल ठीक है सब कुछ। It means that there are certain errors which remain undeducted by trial balance. कुछ गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिडक्ट। Both the debit and credit trial balance are equal in spite of certain omission and principle. और उसने कुछ एरर के टाइप्स लिखी हैं, ये हम जाकर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर। ये हमारा पूरा एक चैप्टर है। हाँ जी बिल्कुल हल है, बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, वो अगला चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये वो एरर है, इन गलतियों की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ठीक है जी, एडजस्टमेंट करते हैं ना बाद में, करेक्शन। ट्रायल बैलेंस नहीं, एडजस्टमेंट क्या होता है? दो चीजें एडजस्टमेंट होती है, एक गलती की एडजस्टमेंट होती है, एक कॉन्सेप्ट की एडजस्टमेंट होती है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपका पेमेंट हो चुकी है लेकिन वो एडवांस है तो उसको एक्सपेंस में ना लिखो बल्कि एक्सपेंस से निकाल के एसेट में लिखो, ये एडजस्टमेंट है। एक है रेक्टिफिकेशन, वो भी बताई जाएगी कि भाई कोई गलती है, एडजस्टमेंट और चीज है, एरर और चीज है। अच्छा अब